हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष। वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो बच्चों, आपने मेरे चैनल पे देखा होगा पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्लास 10 के लिए मैथ्स की एक स्पेशल सीरीज शुरू की है, जिसमें हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब डिस्कस किए जाएंगे। हर चैप्टर की एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं मैं। चैप्टर 1 हमने पिछली वीडियो में कवर कर दिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन पर्पस है वो आपके एमसीक्यूज क्रैक करने हैं, क्योंकि बच्चे को अक्सर एमसीक्यूज में बहुत प्रॉब्लम आती है, उनको टाइम भी बहुत लगता है। तो मेरे को जो लगा कि भाई एमसीक्यूज में क्या प्रॉब्लम आती है, कुछ क्वेश्चन तो ठीक है सॉल्व करने वाले होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन सिर्फ रिजल्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अगर हम वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद कर लें तो आपके एमसीक्यू क्रैक करने को ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। प्रॉब्लम यहीं पर आती है, मेरे अक्सर बच्चों से बात होती है कि सर एमसीक्यू में बहुत टाइम लग जाता है, सर एमसीक्यू में 1 घंटा लग जाता है। 20 नंबर के लिए आपको 1 घंटा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे कंसेंट्रेट करोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपके एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और जल्दी भी सॉल्व हो जाएंगे। इवन आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन में भी ये रिजल्ट्स और फॉर्मूलेज आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। यही मेरा मेन पर्पस है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, कॉपी पेन लेके बैठें, हर फॉर्मूले को नोट डाउन करें और जब फाइनल एग्जाम्स होंगे, फाइनल एग्जाम से पहले इनका एक बार गो थ्रू इनसे हो जाए, ताकि पेपर में आपको आसानी हो सके, मुश्किल ना हो। क्योंकि बच्चों का पेपर अक्सर मैथ्स में मैंने देखा है छूट जाता है, सर टाइम बहुत लग गया, सर कैलकुलेशन बहुत थी। तो ये सब ऐसा होता है। तो उसी चीज को थोड़ा सा ठीक करने के लिए ये वीडियो हमने सीरीज स्टार्ट की है हमने। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हुए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बता दूं कि पॉलिनोमियल की आपको बेसिक बातें तो जरूर पता होनी चाहिए। आपको ये जरूर पता होना चाहिए पॉलिनोमियल होता क्या है। कई बार क्वेश्चन इसी के ऊपर ही पूछ लेते हैं, तो पॉलिनोमियल तो पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल क्या है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो या तो अलग अलग वेरिएबल से बना हो, अलग अलग वेरिएबल से बना हो, या वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर जो एक्सप्रेशन बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल तो होना ही चाहिए। अगर वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ नंबर्स होते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। पर मैंने बोला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वेरिएबल का होना जरूरी है। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of the variable involved is पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर पॉजिटिव की जगह पे एक चीज और लिख लो, इज आइदर जीरो। इसमें वेरिएबल की जो पावर है या तो वो जीरो हो, इधर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। एग्जांपल, जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिखा है, यहां पे वेरिएबल चेक करें क्या है। वेरिएबल क्या है? x। इसकी पावर, आप कहोगे पावर तो है ही नहीं, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या लिखते हैं हम लोग? 1 लिखते हैं। तो यहां वेरिएबल की पावर है 1, ये पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। 1/2, 2/3, ये ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ना ही ये नेगेटिव होनी चाहिए। -2 नहीं होनी चाहिए, -3 नहीं होनी चाहिए, -4/5। मतलब आपकी जो वेरिएबल की पावर है पॉजिटिव के साथ साथ में इंटीजर का होना जरूरी है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो यहां वेरिएबल की पावर पॉजिटिव 1 है, यहां वेरिएबल की पावर, यहां वेरिएबल की पावर 2 है, यहां वेरिएबल की पावर 1 है, ये भी दोनों पॉजिटिव है और दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएंगी। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या तो जीरो हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये जीरो वाली बात मैं आगे बताऊंगा।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसका अलग नाम है। तो फिलहाल पॉलिनोमियल के बारे में मैंने कुछ नॉन एग्जाम्पल भी लिखे हैं पेपर में। कई बार नॉन एग्जाम्पल से लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल कौन से नहीं हो सकते। यहां पे आप देखोगे y की पावर है रूट। अब मैंने बता रखा है रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो अगर यहाँ y की पावर रूट है इसका मतलब y की पावर 1/2 लगा हुआ है। और ये 1/2 इंटीजर में तो नहीं आता, इसको या तो रैशनल नंबर बोल सकते हो, पॉजिटिव है तो उसका फ्रैक्शन बोल सकते हो। तो फ्रैक्शन में तो पावर नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा x प्लस 1/x। अब यहां पर x की पावर तो 1 है, पर ये देख रहे हो x कहां पर है, नीचे है। जब मैं इस x को ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये तो पावर नेगेटिव बन गई, और जब पावर नेगेटिव हो जाती है तो वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर या तो 0 हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, फ्रैक्शन भी नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। क्लियर बात, पक्का? चलो आगे, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट में क्या है, ये जरूरी है बच्चों, ये बेसिक बातें हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आता है मेरे पास डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या मतलब है। अगर मैं बोलूं कि किसी भी पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल 2 बार आ गया, एक ही वेरिएबल 2 बार आ गया, जैसे यहां पे एग्जांपल में लिखा हुआ है, यहाँ पे y कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो 2 बार आ गया, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री। तो मैं बोलूंगा कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल y है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो मैं बोलूंगा इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे पावर, यहां पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, उसकी पावर कितनी है, 1। तो मैं बोलूंगा इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो डिग्री का ध्यान रखना है, अगर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1, हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो डिग्री 2, हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3। और डिग्री के बेस पर हमने पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर रखा है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, जिस भी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है वेरिएबल की, उसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसमें डिग्री 1 होती है उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 3 होती है उस पॉलिनोमियल को नाम हमने दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसमें डिग्री 4 होती है, जिसमें डिग्री 4 होती है उसको हम लोग दो नाम से जानते हैं, या तो बोल सकते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल, या फिर बोल देते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक, तो जैसे मर्जी नाम लिख लो, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये टर्म उसके ऊपर डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी डिग्री उसे उसका नाम। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 4 है तो क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जरूर नोट करना है। इसके बाद और आगे क्या है, इसके बाद पढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, किसी भी कांस्टेंट नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। डिग्री 0 कैसे, अभी मैंने पीछे क्या बताया, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। पर मैंने बोला ये तो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर में तो सर वेरिएबल होता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 है, 5 को मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 10 है, 10 को मैं क्या बोलूंगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और याद रखनी है इनकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। इनकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। कैसे 0 कैसे सर, डिग्री 0 का मतलब है वेरिएबल की पावर 0। पर तुम कहोगे सर इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, तो वेरिएबल हम ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, ये बताइए। क्या इस 5 को मैं 5 × 1 लिख सकता हूं,
क्या मैं 5 को 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इस 1 को क्या मैं किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो जहां वेरिएबल नहीं था अब वो वेरिएबल आ गया, और वेरिएबल की पावर आप देख रहे हो क्या बन रही है? 0 बन रही है। इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है? 0। और इस पे भी एमसीक्यू बन के आ सकता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। याद रखना है, कांस्टेंट नंबर को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या होती है? 0, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या बना सकते हैं? 0 बना सकते हैं। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट आता है, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है ऐसी एक पॉलिनोमियल होती है जीरो पॉलिनोमियल। और इसमें भी क्वेश्चन आता है कई बार। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अब ये नॉट डिफाइंड कैसे होती है सर? इसका एग्जांपल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल में जीरो ही आता है। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड कैसे होती है? मुझे बताइए। जैसे अभी मैंने 5 बताया, 5 को तो हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1, तो 5 ही तो आएगा। तो ये तो कंफर्म्ड है, 5 को मैं 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं। पर 5 मल्टीप्लाई 2 तो नहीं लिख सकता, वो तो 10 बन जाएगा। 5 को मैं 5 मल्टीप्लाई 1 ही लिख सकता हूं। और अगर यहां 1 फिक्स है तो यहां वेरिएबल की पावर 0 लिख सकता हूं। तो इसकी डिग्री 0 बनेगी बनेगी। पर यहां 0 के केस में मैं 0 को 0 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकता हूं, 0 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकता हूं, 0 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकता हूं। हमें क्या पता इसके मल्टीप्लाई में क्या है? हमें तो नहीं पता। इसमें तो कंफर्म था कि 1 ही आएगा, तो वेरिएबल की पावर 0 ही लिखी जाएगी। पर यहां जब हमें ये कंफर्म नहीं है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो हमें वेरिएबल की पावर भी कंफर्म्ड नहीं है। और जब हमें पावर कंफर्म नहीं है तो हम डिग्री कैसे बता सकते हैं? तो जब हमें यही नहीं पता कि 0 के मल्टीप्लाई में क्या है, तो हमें डिग्री के बारे में भी नहीं पता। तो याद रखनी है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? तो आप बोलोगे नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 रहेगी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी? नॉट डिफाइंड। क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले रिजल्ट पे। अगला क्या कहते हैं? इसके बाद एक टर्म यूज होती है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। भाई किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो से क्या मतलब है? जीरोस बोल दे, रूट बोल दे, चीजें थोड़ी सी हल्के हल्के अलग है वैसे तो, पर जीरो बोल दे, रूट बोल दे, सॉल्यूशन बोल दे, लगभग एक ही बात है। जीरो का मतलब क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो। मान लेते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, सपोज पॉलिनोमियल है x+2 है फॉर एग्जाम्पल। कहते जी x की बताओ ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं, x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें ताकि आंसर क्या बन जाए? इसका 0 बन जाए। x की वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पर आंसर क्या बन जाए? 0 बन जाए। उस x की वैल्यू को मैं क्या बोलता हूं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी px है, पॉलिनोमियल है, उसकी जीरो का क्या मतलब है? x की वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पर आंसर क्या बन जाए? 0 बन जाए। उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? 0। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल दे दी, पॉलिनोमियल आपको बता दिया कि x² + 2x + k है, और तो मैं कह दिया कि इसकी एक जीरो जो है वो है 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपको पता है कि ये पॉलिनोमियल है, उसकी ये एक जीरो है, यानी ये वैल्यू यहां पुट करने पर आंसर क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। तो वैल्यू पुट करके इक्वल टू रख दो 0। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर भी x होगा वहां पर लिख दूंगा 1, वहां पर लिख दूंगा 1, और जो भी आंसर आएगा इसको कर दूंगा इक्वल टू 0। क्योंकि ये इसकी 0 है तो ये 1 पुट करने पर आंसर क्या आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। तो मैं आराम से k निकाल पाऊंगा फिर। तो 1 का स्क्वायर बन गया 1, 2 1 जा 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये बन गया 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो सकता है। तो 0 का मतलब क्या है?
x की वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पर आंसर 0 के बराबर आ जाए, तो उस नंबर को, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक बात, चलो आगे। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, अगर आपसे पूछ लें कि लीनियर पॉलिनोमियल है आपके पास, अभी मैंने पीछे क्या बताया, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है, जिसमें वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर 1 ही हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इसका लीनियर पॉलिनोमियल का कभी ग्राफ बनाने लगूं तो कैसा बनेगा, तो जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है यहां पर, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल एक जनरल सी फॉर्म बता रहा हूं, आप कुछ और भी ले सकते हो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 भी ले सकते हो, y इज इक्वल टू 2x भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं देख रहा हूं यहां पे ये कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर है, डिग्री कितनी है, 1 है, इसमें भी डिग्री 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो डिग्री 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल में जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी, और वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या माना जाएगा, इसका जीरो माना जाएगा, वो पॉइंट क्या माना जाएगा, इसका जीरो। याद रखनी है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, यानी उस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो हो सकता है। क्लियर बात, चलो आगे, समझ आ गई। नेक्स्ट, इसके बाद दूसरा जो बात करते हैं वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। लीनियर वाले में तो स्ट्रेट लाइन बनती है, पर जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो एक स्पेशल एक फिगर बनती है, इसको बोलते हैं पैराबोला, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये यू शेप का होता है, कुछ इस तरह का, ये बना रखा है, ये इस तरह का यू शेप का होता है। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमेशा कैसा बनेगा, यू शेप का बनेगा, जिसको बोलते हैं पैराबोला। और ये पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर, मैक्सिमम 2 पॉइंट पर ही टच करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि टच ही ना करे, हो सकता है पैराबोला बने पर एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, आगे बताता हूं अभी। हो सकता है एक ही पॉइंट पे टच करे, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है क्योंकि पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करे। अगर 2 पॉइंट पे टच करेगा तो वो दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक है जिसकी डिग्री 2 है तो उसके 2 ही जीरोस होंगे, वो 2 जीरो इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों जीरो अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो पैराबोला जो है हमेशा एक्स एक्सिस को 2 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, मैक्सिमम 2 पॉइंट पर। याद रखना है पैराबोला, ठीक बात, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा पैराबोला के अलावा अभी हमें पैराबोला भी 2 तरह के बनते हैं, या तो ये ऊपर की तरफ ओपन होगा या फिर वो नीचे की तरफ ओपन होगा। इसमें भी क्वेश्चन आता है कई बार कि बताओ कि कोई पॉलिनोमियल तुम्हें दे देंगे, एक एग्जांपल दे देंगे पॉलिनोमियल में कि इसका जो पैराबोला बनेगा, फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर एक मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, कहते हैं जी इसका जो पैराबोला बनेगा वो ऊपर की तरफ ओपन होगा कि नीचे की तरफ ओपन होगा। तो ये जो ऊपर या नीचे ओपन होगा वो डिपेंड करता है इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये हमारा पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये होगा ओपन अपवर्ड, और अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब मान लो लिखा होता -2x² + 4x + 3, तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि x² का जो कोफिशिएंट है वो तो नेगेटिव है। अगर आपका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो बनेगा ओपन अपवर्ड, नेगेटिव है तो बनेगा ओपन डाउनवर्ड। ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। पैराबोला भी ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड, और अगर x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड रहेगा।
ठीक बात, रिजल्ट याद रहेगा। और एक बात का और ध्यान रखना है तुमने कि जो ये पैराबोला जिस भी पॉइंट पे टच करेगा वही आपके क्या बनेंगे, इसके जीरोस बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देख रहे हो कि आप कहाँ पे कट कर रहा है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पर, 4 पे, तो x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 4, और कहाँ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो एक तो 0 आ गया और एक 4 आ गया, ये दो इसके जीरोस आ गए। तो जहां पर भी ये पैराबोला टच करेगा वही पॉइंट उसके क्या माने जाएंगे, जीरोस माने जाएंगे। ठीक बात, चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट, अब यही बात लिखी हुई है, अगर पैराबोला एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करता, जैसे कि मैंने यहां बना रखा है, कुछ केस ऐसे आ सकते हैं कि हो सकता है कि पैराबोला तो बने पर वो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, ये एक्स एक्सिस से ऊपर ही चला जाए। इसका मतलब ये हो गया कि इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, एक्स की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं होगी जिसपे वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। हो सकता है कि ये पैराबोला सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। अब एक पॉइंट पे टच कर रहा है और पैराबोला है, पैराबोला से तो पता लग गया कि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में तो दो जीरो होते हैं, पर ये तो टच एक ही पॉइंट पे कर रहा है, इसका मतलब इसके दो रूट तो होंगे, दो रूट तो होंगे, पर दोनों ही क्या होंगे, इक्वल रूट्स बनेंगे। कैसे रूट्स बनेंगे, इक्वल, इसमें कोई रियल रूट नहीं होगा, इसमें दो रूट होंगे पर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर कोई पैराबोला एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसके दो डिस्टिंक्ट और रियल रूट बनेंगे, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट एग्जिस्ट होंगी। याद रहेगी बात, अगर पैराबोला टच ही नहीं करता, नो रियल रूट, एक पॉइंट पे टच करेगा तो दो इक्वल रूट्स, अगर दो पॉइंट पे टच करेंगे तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स, जहां पे टच करेंगे वो x की वैल्यू निकाल लेना। जैसे 0 और 1 के बीच में टच कर रहा है तो आप लिख सकते हो 0.5, यहां ये -3 पे टच कर रहा है तो x इज इक्वल टू -3, ये दो इसके क्या बन जाएंगे, जीरोस। तो पैराबोला देखना x एक्सिस को कहां टच कर रहा है। ठीक बात, याद रहेगी, चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे इसके बाद। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि क्या पता कोई पैराबोला ही ना दे, तुम्हें कोई ग्राफ ऐसा दे दे कुछ इस तरह का, ये इस तरह का हो सकता है कि और भी ज्यादा हो सकता है। तो आपने ये भी देखना है कि ग्राफ से आप ये बता सकते हो कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। जितने ये जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैंने एक ग्राफ बना रखा है, ये एक्स एक्सिस को बताना जरा, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, एक तो एक यहां पे कर रहा है, एक यहां पे कर रहा है, एक यहां पे कर रहा है, कितने पॉइंट पे कर रहा है, 3 पॉइंट पे कर रहा है। तो अगर ये 3 पॉइंट पे टच कर रहेगा तो 3 जीरो आएंगे, 4 पॉइंट पे टच करेगा तो 4 जीरो आएंगे, 5 पॉइंट पे टच करेगा तो 5 जीरो आएंगे। तो कई बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो आपको देखना है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, वाई को नहीं, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो उतने ही उसके जीरोस बनेंगे। याद रहेगी बात, चलो आगे। ओके जी, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आता है, एग्जाम्पलर में से था, एमसीक्यू में था क्वेश्चन, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल, अगर इसके जीरोस इक्वल होते हैं तो सी और ए के क्या साइन होते हैं। क्वेश्चन ये था, एमसीक्यू था कि अगर जीरोस इक्वल हैं देन, चार ऑप्शन दे रखे थे, अब उन चार ऑप्शन में से आंसर तो सही उसका ये है, पर बात ये है ये आया कैसे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है फोर्थ हमारा, उसमें भी डिस्कस होगा, सेम चीज है, इसमें भी आ गया। तो क्वेश्चन क्या है मैं दोबारा बता देता हूं, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस इक्वल है तो सी और ए के क्या साइन होंगे। अब यहां पे आपको चैप्टर नंबर 4 आगे किसी ने किया होगा अभी तक, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में
सबसे पहले हम क्या निकालते थे, डी। डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इन तीनों का यूज करके पहले क्या निकालना, हमने डी निकालना है। अगर किसी के रूट्स इक्वल होते हैं, अगर डी आपका पॉजिटिव आता है, तो जो रूट्स आएंगे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अगर डी 0 आता है तो रूट कैसे आएंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, ये आएंगे। और अगर डी नेगेटिव आता था तो नो रियल रूट एग्जिस्ट होते थे, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये 3 रिजल्ट थे। अब ये कह रहा है कि रूट्स इक्वल हैं। अब रूट्स इक्वल है का मतलब, रूट्स इक्वल है का मतलब डी क्या होगा हमारा, 0 के बराबर होगा। और डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालते हैं, ये 0 के बराबर होगा। ये बी स्क्वायर तो रखता हूं यहीं पर, ये 4ac उधर जाकर क्या बना लेता हूं, प्लस बना लेता हूं, बना लिया प्लस। यहां पे तो स्क्वायर है, और हमें पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर दोनों को इक्वल करना है भी, अगर रियल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए। और ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब दोनों का साइन सेम होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इधर वाला भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव कैसे होगा, अगर मैं बोलूं देखो 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कांस्टेंट है, इसके आगे कोई साइन तो लग नहीं रहा, ये तो पॉजिटिव है। ये बाकी में पॉजिटिव कब आएगा, या तो ए भी पॉजिटिव हो और सी भी पॉजिटिव हो, तब मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा। या फिर ए भी नेगेटिव हो और सी भी नेगेटिव हो, तब भी पॉजिटिव आएगा। पर अगर एक भी नेगेटिव हो गया तो फिर आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। मैंने बोला कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो राइट हैंड साइड में भी क्या चाहिए, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए मुझे क्या चाहिए, दोनों के साइन सेम। इसलिए बात ध्यान रखनी है, कभी भी क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स इक्वल है, तो सी और ए का साइन हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। याद रखने वाली बात है, ठीक बात। एमसीक्यू में डिटेल नहीं बता रहा, बताने का मतलब है कि भाई आया कैसे वो बता रहा हूं, रिजल्ट याद रखना है। अगर रियल रूट्स होते हैं, इक्वल होते हैं, तो याद रखना है ए और सी का साइन हमेशा सेम आएगा, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट ये भी आता बहुत बार। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इस फॉर्म में और इसके जीरोस हैं, ऑब्वियसली बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो जीरो तो 2 ही आएंगे, 2 ही एक्स की वैल्यू आएंगी, जिसको इसमें पुट करने पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मैक्सिमम 2 आ सकती है। अगर उन दोनों को, एक को मैंने नाम ले लिया अल्फा, एक्स की 2 वैल्यूज आ गई सपोज, एक को नाम मैंने दे दिया अल्फा, एक को नाम क्या दे दिया, बीटा। अब होता क्या है कि इन जीरोज में और इसके कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप आती है। वो रिलेशनशिप आपको याद रखनी है कि अगर मैं इन दोनों जीरोज का ऐड करूंगा तो वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा। ये b है, ये a है, दोनों जीरोस का सम हमेशा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है। और इन दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो c अपॉन ए के इक्वल आता है। यहां पे c है, यहां पे a है, हमेशा ऐसा ही होता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। दोनों जीरोस का सम माइनस बी अपॉन ए, दोनों जीरो का प्रोडक्ट c अपॉन ए। याद रहेगी बात। चलो आगे, ठीक है, नोट डाउन करते रहना, नोट डाउन करते रहना सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट, अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, सपोज एक क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दे रखे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसकी जीरोस दे रखे हैं, यानी एक जीरो दे रखा है अल्फा और एक जीरो क्या दे रखा है, बीटा, और आपको कहेंगे इसके पॉलिनोमियल बनाओ, तो पॉलिनोमियल के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा
ये फॉर्मूला है k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब यहां पर सम है और p का मतलब यहां पर प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन जीरोस का पहले सम निकाल लेंगे, इन जीरोस का हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। करके दिखा देता हूं। जैसे ये आपको जीरो दे रखी है, तो मैंने कहा पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो इन जीरोस को ऐड कर दूंगा, 3/5 और -1/5 को ऐड करूंगा x से मल्टीप्लाई, और फिर दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। देख लेते हैं क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 5 तो आएगा ही आएगा, 3 - 1 बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2/5x। यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया -3 और डिवाइड में आ गया 5, आ गया 5। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, इसका लेंगे हम एलसीएम 5। एलसीएम कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे 1 है तो ये क्या बन जाएगा 5x स्क्वायर, ये रहेगा माइनस का 2x, ये रहेगा माइनस का 3। बस आपने क्या करना है, इस 1/5 को बाहर रख देना है, 1/5 बाहर रख दिया, 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो ये क्या बन गया, आपकी पॉलिनोमियल बन गई। पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं तो सिर्फ ये लिखोगे, बाकी फॉर्म बनती ये है कि बाहर जो भी कुछ आएगा नीचे की तरफ आएगा उसको आप बाहर लिखा सकते हो। ये k है, ये k है, तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करते हुए पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। कई बार क्वेश्चन में सम भी दे रखा होता है पहले से कि दोनों जीरो का सम इतना है, दोनों जीरो का प्रोडक्ट इतना है। तो अगर सम और प्रोडक्ट पहले से दे रखा है तो आपको ऐड करने की, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट इसमें तो जीरो दे रखे थे, तो एक बार दोनों को ऐड करूंगा, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहां तक पहुंच जाएंगे। इसका एलसीएम लेकर जो नीचे वाला एलसीएम है उसको कहां दिखाना है, बाहर। अगर पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं तो सिर्फ ये आंसर लिखोगे, और अदरवाइज तो सारा आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। याद रखिए की बात, रिजल्ट ये याद रखोगे। अगर जीरोस दे रखी हैं तो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मतलब सम, पी मतलब प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा ही जाता है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन ट्राई जरूर करने। इन क्वेश्चंस में, स्पेशली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या इंपॉर्टेंट रहता है, आपको एक तो 2-3 आइडेंटिटी याद करनी पड़ेंगी, वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है। 2-3 आइडेंटिटी जरूर याद करनी है। एक तो ये वाली आइडेंटिटी तो मस्ट है, ये वाली आइडेंटिटी तो जरूर याद रखनी है। इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये याद रखना है। एक याद रखनी है आपको, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसमें आता है अल्फा प्लस बीटा रखते हैं बाहर, फिर दूसरे ब्रैकेट में आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा। और इसकी जगह से फिर दोबारा से हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक बात, तो जरूरी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह पे मैंने आइडेंटिटी लिख दी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब ये माइनस का 2 अल्फा बीटा और ये माइनस का अल्फा बीटा, ये बन गया माइनस का 3 अल्फा बीटा। तो अगर आप सीधी आइडेंटिटी ये याद कर सकते हो तो ये बेस्ट है, और अगर नहीं याद कर सकते तो फिर ये तो याद करनी पड़ेगी, जिसमें इसकी आइडेंटिटी आपको दोबारा से लगानी पड़ेगी। ठीक बात, जरूरी है, बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चंस में क्या करना है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको चेंज करना है किसी भी तरीके से, आपको अपने क्वेश्चन को या तो ऐसे फॉर्म में लेके आना है या इस फॉर्म में लेके आना है, ताकि आप इनकी वैल्यू इस पॉलिनोमियल से पुट कर सको। जैसे यहां पे क्वेश्चन है ये वाला, इसमें से आप कॉमन देख लो, कॉमन क्या आएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा कॉमन। यहां पे बचेगा अल्फा, यहां से बचेगा बीटा। देखो बन गया कि नहीं बन गया। इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा आप यहां से निकाल सकते हो। अल्फा बीटा अभी क्या बताया, c/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a।
तो यहां से आप ये वैल्यू वैल्यू निकाल सकते हो और उन वैल्यू को यहां पुट कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो सकता है। ये वाली तो मैंने आइडेंटिटी ही बता दी, देखो ये वाली है। इसमें क्या कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख दोगे, -2 अल्फा बीटा लिख दोगे। अब बस इनकी वैल्यू पुट करनी है तुमने, पॉलिनोमियल से इसकी वैल्यू क्या कर लोगे, पुट कर लोगे। ठीक है, ऐसा आ जाए तो क्या करोगे, इसमें एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या आएगा, अल्फा बीटा। अगर आपका एलसीएम प्रोडक्ट आता है तो क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अल्फा को अल्फा से करोगे अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा से करोगे बीटा स्क्वायर। अब इसकी आइडेंटिटी लगा दोगे। ठीक बात, आइडेंटिटी लगाकर वैल्यू पुट कर दोगे, यही तो क्वेश्चन है। इसी तरह से यहां पर है, इसमें भी क्या लोगे आप, एलसीएम ले लोगे, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा अल्फा क्यूब, ये बन जाएगा बीटा क्यूब। अब इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे, ये देखो लिख के दिखाई मैंने। बस आपने क्या करना है, किसी भी तरीके से इन क्वेश्चंस को इस फॉर्म में चेंज करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके आना है और उसकी वैल्यू यहां से निकालकर पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चंस का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आइडेंटिटी है वो अगली वीडियो में, अगली स्लाइड में भी है, वहां पे भी जरूरत पड़ सकती है, यहां भी जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट, ये मैंने आइडेंटिटी लिखी है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। कई बार तो आती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, सीधी आइडेंटिटी लगा सकते हो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो। यहां पर आप लिख सकते हो, या तो सीधी आइडेंटिटी याद कर लो, ये वाली याद कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहां पर अल्फा प्लस बीटा और यहां पे बना सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा, या फिर ये आइडेंटिटी याद कर लो, एक ही बात है। ये करना ये कर लो, ये करना ये कर लो, इसमें फिर दोबारा तो आपको आइडेंटिटी लगानी तो पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही कई बार क्वेश्चन में आ जाता है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब ये कैसे याद करोगे, या तो ये आइडेंटिटी सीधी याद करो, या फिर इसको ऐसे याद करो। बता देता हूं कैसे बनी है भी। जैसे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 है, इसको मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताई है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बताइए आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का तो कर लेंगे होल स्क्वायर और माइनस में क्या कर लेंगे 2 अल्फा बीटा, कर लिया। अब यहां पे फिर से आइडेंटिटी लगा देंगे हम अंदर। क्या आइडेंटिटी लगाएंगे अंदर की तरफ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और सारे का स्क्वायर तो है ही है, -2, और यहां पर अल्फा बीटा का क्या बना देंगे, होल स्क्वायर। तो सीधे आइडेंटिटी ये याद करनी याद कर लो, तरीका याद करना तरीका याद कर लो। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूर पूछा जा सकता है। चलो आगे, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है, तो यहां तक तो हमारे चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस की अगर बात करूं कि क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन आता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दे देंगे, उस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालो और फिर जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन अभी जो मैंने पिछला बताया, ये वाले इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पैराबोला ओपन अपवर्ड कब होता है, डाउनवर्ड कब होता है। क्वाड्रेटिक में हमेशा जो बनती है वो पैराबोला बनती है। लीनियर पॉलिनोमियल में कैसा ग्राफ बनता है। क्यूबिक के अंदर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करेगा, भाई 3 जीरो होते हैं तो 3 पॉइंट पे टच करेगा 2 जीरोज होंगे तो 2 पॉइंट पे टच करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आता है कि जैसे तुम्हें कह दें एक पॉलिनोमियल दे देंगे, तुम्हें यहां लिख रहा हूं, सपोज एक पॉलिनोमियल दे दी, पॉलिनोमियल में लिख दिया एक्स स्क्वायर -3x + 1, ये लिख दिया, और तुम्हें कह दिया ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड करो
जिसके जीरोज इसके जीरोज के डबल है, इसके जीरोज के क्या है, डबल है। मतलब अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा है, ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोज अल्फा का डबल है, बीटा का डबल है। ऐसा पूछ ले, हो सकता है पूछ ले इसके जीरोज इसके रेसिप्रोकल के बराबर हो, ऐसा पूछ सकते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं इसके रेसिप्रोकल, इसके जो जीरोज हैं, एक अल्फा प्लस 1 है, एक बीटा प्लस 1 है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अगर एक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा बीटा है, ऐसी पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोज या तो ऐसे दे दे, या ऐसे दे दे, या ऐसे दे दे, या किसी और तरीके से दे दे, ऐसा भी पूछा जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल से आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के रख लेनी है। जैसे क्या होती है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो ये बन जाएगा माइनस माइनस 3 बन गया, नीचे 1 आ गया। और प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, सी अपॉन ए करके निकालोगे। सी कितना है यहाँ पर, 1 है। ये वैल्यू निकाल के रख लो। अब तुम्हें कह रहा है पॉलिनोमियल निकालो। पॉलिनोमियल के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, एस का मतलब क्या होता है, सम। तो मैं क्या करता हूं, इन जीरोज का एक बार सम कर लेता हूं, इन जीरोज का एक बार क्या कर लेता हूं, सम। लो जी, सम कर लिया। पर सम के लिए इनमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा बच गया। और ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से मैं पुट कर दूंगा, तो 2 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा 3, तो ये तो बन गया 6। तो जीरोज का सम कितना आ गया, 6 आ गया। अच्छा, एक बार निकाल लेते हैं प्रोडक्ट, एक बार निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। 2 अल्फा और 2 बीटा को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। ये कितना बन जाएगा, 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से पुट कर लेते हो, जो निकालना है वो 1 है। तो 4 वन जा कितना बन जाएगा, 1, 4 वन जा बन गया 4। तो जीरोज का सम भी आ गया, जीरोज का प्रोडक्ट भी आ गया। अब यहां पुट कर दोगे, तो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, 6x आ गया, प्लस में p आ गया। ये आपकी क्या बन गई, पॉलिनोमियल। तो जैसे इनका सम किया, इनका प्रोडक्ट किया, ऐसे इनका सम करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, इनका सम करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, और वो वैल्यू निकाल कर इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो पॉलिनोमियल निकल जाएगी। ये क्वेश्चन भी जरूर पढ़ के जाना है इस चैप्टर में। तो जनरली इनमें से तो मोस्टली यही पूछा जाता है। अब इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ और पूछ ले तो वो तो देखो आपकी तैयारी के ऊपर है कि आप कितना पूरे साल में कितना पढ़े हो। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एमसीक्यूज के अंदर। तो यहाँ पे चैप्टर 2 की सभी फॉर्मूलेज मैंने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करूंगा आपको जरूर हेल्पफुल रहेंगे। नोट डाउन जरूर करें, स्क्रीनशॉट लें, कॉपी के ऊपर एक नोट डाउन जरूर करें ताकि फाइनल पेपर से पहले एक बार फटाफट गो थ्रू हो जाओ और आपको इजीली आसानी से अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।